प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे से होंगे और पढ़ रहे होंगे। बच्चों, मैं तृप्ति मौर्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हूँ। बच्चों, आपकी जो सामाजिक विज्ञान विषय है उसकी जो भूगोल वाली पुस्तक है उसके प्रथम अध्याय में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि संसाधन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं संसाधन? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है और जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी इस्तेमाल हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये पेन है, एक प्लास्टिक का कोई चीज ऐसी पड़ी है, तो ये संसाधन नहीं हुआ। अगर मैंने इसमें रिफिल डाल के इसे लिखने के काम में ले लिया तो ये क्या हुआ? ये संसाधन हो गया। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। कुछ संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा भी था। कौन कौन से थे वो संसाधन हम पढ़ चुके हैं। जमीन का प्रयोग करते हैं हम, रहने के लिए भूमि का प्रयोग करते हैं, खेती किसानी के लिए भी करते हैं। तो भूमि हमारा क्या है? एक संसाधन है। इसके अलावा हम वनों से भी हमें बहुत सारे फायदे हैं। उसमें वन्य जीव भी रहते हैं, तो वन और वन्य जीव भी ये भी संसाधन है। क्या है ये? संसाधन है। तो बच्चों, आप एक बात बताइए, हम पीने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? पानी यानी कि जल का। कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब कामों के लिए भी हम जल का इस्तेमाल करते हैं ना। खेती किसानी के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है ताकि वो हरे भरे रहे? जल की आवश्यकता होती है। जीव जंतुओं को भी जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये जल यानी कि पानी, ये भी क्या हुआ? हमारे काम की चीज है ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे उपयोग की वस्तु है। तो ये क्या है? ये भी एक संसाधन है। तो आज के अध्याय में हम पार्ट 3 भूगोल का पार्ट 3 जल संसाधन के बारे में ही। तो बच्चों, आपको ये तो पता चल गया कि जल एक संसाधन है क्योंकि हम भी इसका प्रयोग करते हैं। वन्य जीव, जीव जंतु भी प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो जल एक संसाधन है। तो अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर जल की कितनी मात्रा है, यानी कि पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है। तो बच्चों, पृथ्वी का जो 70% भाग है वो क्या है? वो जल है। क्या है ये? 70% भाग जल है। और जो 30% भाग है वो क्या है? वो धरातल है। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था बच्चों, आपको याद होगा कि जल कैसा संसाधन है? कैसा संसाधन है? पहला तो प्राकृतिक संसाधन है और दूसरा नवीकरण योग्य संसाधन है। कैसे है नवीकरण योग्य संसाधन? क्योंकि सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी पर जो जल है उसका क्या होता रहता है? विकिरण द्वारा वाष्पीकरण होता रहता है और बादल जल के संघनन द्वारा फिर से पृथ्वी पर क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। ये जल हमने अपनी छोटी कक्षा में पढ़ भी रखा है। तो हमारे पास क्या बातें निकल के आई? एक तो पृथ्वी का 70% भाग क्या है? जल है। और दूसरा, जल चक्र द्वारा इसका पुनर्भरण होता रहता है, यानी कि पानी फिर से बनता रहता है। तब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि अगर पृथ्वी का 70% भाग जल है और पानी फिर से बनता भी रहता है, तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि पानी बचाओ? अगर पानी नहीं बचा तो जीवन नहीं बचेगा, है ना। पानी बचाने की बात क्यों करते हैं? इतना सारा तो पानी है, सोच रहे होगे ना, और बनता भी रहता है दोबारा दोबारा। तो फिर हम क्यों बातें करते हैं? जल है तो जीवन है, पानी नहीं बचा तो जिंदगी नहीं बचेगी। तो सोचिए ऐसा क्यों करते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। तो बच्चों, हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। इसका ये जो 70% भाग है ये हमारा जल हो गया, और ये जो 30% भाग है, ये जो खाली वाली जगह देख रहे हैं ना बच्चों, हाँ, ये हमारा धरातल है। लेकिन ये जो बच्चों 70% जल है ये पूरा हमारे इस्तेमाल के लिए योग्य नहीं है, मतलब हर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस
जो लगभग 97.5% भाग है वो कहाँ है, वो महासागरों में है। यानी कि 97.5% 97.5% भाग जो है वो कहाँ है, वो महासागरों में है। तो ये कैसा जल हो गया, ये लवणीय जल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, मुश्किल से 2.5% पानी बचा। ये हमारे पास कितना पानी बचा, मुश्किल से 2.5% पानी बचा। अब सोचोगे चलो 2.5% पानी ही बहुत है, लेकिन ये 2.5% पानी भी पूरा हमारे यूज का नहीं है। इसका भी जो 68% भाग है वो कहाँ है, वो ग्लेशियर में है। यानी कि बच्चों जो हमारा 75% जल था उसका 97.5% तो महासागरों में चला गया, और वो है लवणीय जल। उसका प्रयोग ना हम खाना बनाने में कर सकते हैं, ना कपड़े धोने में कर सकते हैं, ना ही पौधों को पानी देने में कर सकते हैं। फिर उस 97.5% जल का भी 68% कहाँ चला गया, ग्लेशियर में चला गया। अब हमारे पास कितना सा पानी बचा, मुश्किल से 30% पानी बचा। ये 30% पानी धरातल पर और भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। तो आप देख सकते हैं ना बच्चों, 90% जो पानी था हमारे पास वो कहाँ चला गया, वो तो हमारे महासागरों में चला गया। ठीक है, तो हमारे पास अब कितने कम जल बचा। तो हमारे पास ये जो पानी है जिसका हमें प्रयोग करना है, जिसका हम प्रयोग खाना बनाने में, कपड़ा धोने में, हाँ अपने दैनिक जीवन में करते हैं, खेती किसानी में करते हैं, वो उस वाले पानी की हमारे पास मात्रा जो है वो बहुत ही ज्यादा कम। जो क्या पता चला हमें इससे कि जल की क्या है, बहुत ज्यादा दुर्लभता है। दुर्लभ मतलब जैसे कि बहुत कोई ऐसी चीज होती है ना, बहुमूल्य चीज होती है, जैसे सोना चांदी कहते हैं ये बहुत दुर्लभ धातु है, ऐसे ही जल भी बहुत ज्यादा दुर्लभ चीज है और बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज है। हर चीज में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं और पानी है तो बहुत, लेकिन हमने क्या देखा, ज्यादातर पानी कहाँ चला गया, महासागरों में चला गया, और वो लवणीय जल है, हमारे इस्तेमाल में नहीं आ सकता। बाकी पानी कहाँ है, ग्लेशियर में है। अब आप सोचो आपको प्यास लग रही हो तो फ्रिज में से पानी की बोतल में से तो पानी निकाल के पियोगे, फ्रीजर में से बर्फ तो निकाल के चूसोगे नहीं। या मम्मी को कपड़े धोने हैं या खाना बनाना है तो भी वो पानी कहाँ से निकालेंगी, नल में से निकालेंगी। बर्फ के रूप में पानी है लेकिन वो हमारे यूज में नहीं हम ला सकते, तो वो ग्लेशियर मतलब बर्फ के रूप में पानी है। तो क्या है, जल की बहुत ज्यादा दुर्लभता है या हम कह सकते हैं कमी है। इसीलिए कहा गया है एक सर्वे रिपोर्ट में कि 2025 तक भारत में 20 करोड़ लोग, कितने लोग बच्चों, 20 करोड़ लोग जल की कमी को झेलेंगे या उसका सामना करेंगे। उनके लिए क्या हो जाएगी, जल की कमी हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जल संकट है हमारे सामने। अच्छा, जब हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, सबसे पहले तो हमारे सामने आती है मटका लेके बूंद बूंद पानी लेते हुए रेगिस्तान की तस्वीर आती है, मरुस्थल की तस्वीर आती है। भारत में कहाँ की आती है, राजस्थान की तस्वीर हमारे सामने आती है। वहां पे औरतें सर पे मटका रखे कितनी दूर दूर से पानी लेके आती है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पानी हो जहाँ पे, वहां पे भी पानी की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपने बड़े बड़े शहरों में देखा है जैसे कि दिल्ली, वहां पे बहुत ज्यादा पानी है लेकिन फिर भी पानी की कमी है। देखा होगा ना बच्चों, आप लोग कभी गए होंगे, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में भी पानी की कमी है। तो उसका क्या कारण है आज हम लोग जानते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों कि हमारे देश में कुछ जगह तो पानी की कमी है, लेकिन कुछ जगह जहाँ पे पानी अच्छा भी है वहां पे भी जल की दुर्लभता के क्या कारण है। तो सबसे बड़ा जल की दुर्लभता का कारण है, यानी कि जल की कमी का कारण है, वो है बढ़ती जनसंख्या। क्या कारण है, बढ़ती जनसंख्या। क्यों है,
क्योंकि बच्चों जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, पानी की मांग भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी भाई, जितने लोग होंगे उतना उनको पानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। और एक तो घरेलू उपयोग में, यानी कि खाना पकाने में, कपड़े धोने में, जो घरेलू उपकरण है उसमें भी पानी का उपयोग होता है। इसके अलावा अनाज के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है। भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बच्चों हम खाना खाने के लिए भी तो अनाज लेंगे, तो अनाज यानी कि फसलें उगाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है ना। तो फसल उपजाने के लिए जो किसान होते हैं फिर वो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, अच्छे से अपने खेतों को सिंचाई करेंगे। खेतों की सिंचाई करेंगे तो वो खेतों की सिंचाई के लिए ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, अपने खेतों में नलकूप लगाएंगे। और कुएं लगाएंगे। तो बच्चों किसान जो होते हैं वो अच्छी फसल के लिए, कि फसल कैसी हो हमारी, अच्छी हो, उसके लिए फिर सिंचाई के लिए क्या लगाते हैं अपने खेतों में, अपने नलकूप लगाने शुरू कर देते हैं और कुएं लगाने शुरू करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो अपनी मोटर लगाते हैं। तो आपने भी घरों में देखा मोटर चलाते हैं तो कितना कितना पानी बर्बाद होता है, मोटर चलती रहती है। तो वो पानी का जो स्तर है, वो ये जो भूमिगत जल है वो धीरे धीरे करके इसका लेवल जो है वो नीचे गिरता चला जाता है। ठीक है, तो ये बढ़ती जनसंख्या का। इसके अलावा एक और कारण भी है, कारण क्या है, वो है औद्योगिकरण। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि औद्योगिकरण कैसे जल की दुर्लभता यानी कि कमी के लिए जिम्मेदार है। तो बच्चों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो ये जो औद्योगिकरण है इसकी वजह से एक तो किसका विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ, नगरों का। और बच्चों आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि जो नगर होते हैं, जो शहर होते हैं, वहां पे जल की खपत ज्यादा होती है गांव की तुलना में। जल की खपत जो होती है वो ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं वो भी तो बिजली से चलते हैं, और बिजली किससे बनती है, वो भी पानी से बनती है। ठीक है, तो एक तो औद्योगिकरण की वजह से नगर बनते हैं, नगर की वजह से भी पानी इस्तेमाल होता है, और दूसरा उद्योगों के लिए, खुद के लिए भी जल चाहिए होता है, उद्योग लगाने के लिए भी जल चाहिए। उद्योगों में भी जल दो तरीके से उपयोग होता है। पहला तो कोई भी भाई हम फैक्ट्री लगाएंगे तो उसमें भी तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो उद्योगों के लिए जल भी चाहिए और विद्युत भी चाहिए। बिना बिजली के कोई हम मशीन चला सकते हैं, नहीं चला सकते, तो विद्युत भी चाहिए। सोचिए आप, बिना बिजली के क्या आपकी मशीन चल जाएगी, मोटर चल जाएगी किसी भी चीज की, नहीं चल सकती ना। तो विद्युत के लिए भी हमें क्या चाहिए, जल चाहिए। क्योंकि पूरी जितनी भी बिजली बनती है हमारे देश में उसका 22% भाग जो है वो किससे प्राप्त होता है, जल विद्युत यानी कि पानी वाली बिजली से मिलता है। तो अब आपको समझ में आया कि जल की दुर्लभता यानी कि कमी के क्या कारण है, बढ़ती जनसंख्या, जिसकी वजह से पानी की खपत बढ़ जाती है, ज्यादा अनाज उपजाना पड़ता है, तो किसान भी फिर ज्यादा सिंचाई करते हैं, उसके लिए नलकूप लगाते हैं, कुएं लगाते हैं। औद्योगिकरण, बढ़ता औद्योगिकरण की वजह से भी नगरों का भी विकास होता है। अब बड़े बड़े नगर कहाँ बने हैं, जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, तो नगरों में जल का उपयोग ज्यादा होता है गाँव की तुलना में, और उद्योगों में जल की भी जरूरत पड़ती है और जल विद्युत की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये कुछ कारण हैं जो कि जल की दुर्लभता यानी कि कमी के कारण है। अब आप सोचिएगा कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से जल की कमी हो सकती है। तो बच्चों ये बात रही हमारी जल की दुर्लभता यानी कि कमी की।
ये कमी किस प्रकार की है? मात्रात्मक, यानी कि मात्रा में जो कमी है उसकी बात है। और ये सबसे ज्यादा कमी किसकी वजह से आई? शहरीकरण की वजह से आई, क्योंकि शहर में जो हम एसी चलाते हैं वो बहुत बिजली खाते हैं और उन्हें पानी भी चाहिए होता है चलने के लिए, तो बहुत ज्यादा बिजली खाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हमारे जल संसाधन के लिए खराब है। या हम जो कूलर चलाते हैं वो भी पानी चाहिए होता है, उनके लिए भी बिजली भी चाहिए होती है। जितने भी उपकरण है, या हम कपड़े धोने वाली जो मशीन का उपयोग करते हैं, है ना, कपड़े धोने वाली जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी साधारण कपड़े धोने के मुकाबले ज्यादा पानी खर्च होता है और बिजली भी खर्च होती है। ये गाड़ियां धोने में भी हम 4-4 बाल्टी पानी से क्या करते हैं, लोग शहरों में गाड़ियां ही धोते रहते हैं अपनी। तो ये सब चीजें, जितने भी आधुनिक उपकरण हैं वो बिजली भी खाते हैं और पानी भी बर्बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शहरीकरण है वो उत्तरदायी है शहरीकरण कहीं ना कहीं पानी की कमी के लिए, यानी कि जल की दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है। तो ये तो बात रही पानी की कमी, यानी कि मात्रा में पानी जो कम है उसकी। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए, आपको प्यास लग रही हो, बहुत तेज प्यास लग रही हो, आपके पास में पानी ना हो लेकिन सामने एक नदी हो, उसमें गंदा सा पानी हो, आप वो पानी पी लोगे? नहीं पी सकते ना। तो एक तो जल की कमी है, दूसरा जल की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती जा रही है। जल की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती जाती है। गुणवत्ता मतलब बच्चों जल की जो क्वालिटी होती है, जल की जो प्योरिटी होती है, साफ पानी की कमी होती जा रही है। साफ पानी की कमी मतलब एक तो पहले ही पानी कम मात्रा में है, उसके बाद जितना पानी है भी वो भी उसकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है। आपने सुना होगा कि पानी का पीएच लेवल जो है वो गिरता चला जा रहा है, यानी कि उसमें प्योरिटी कम होती जा रही है, उसमें खराब पदार्थ ज्यादा मिलते जा रहे हैं। तो पानी की गुणवत्ता में जो कमी है वो किस वजह से होती जा रही है? कमी जो है वो किस वजह से आती जा रही है? तो उसके भी कुछ कारण है। पहला कारण है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो उद्योगों में सामान इस्तेमाल होता है उसके बाद जो उद्योगों का कूड़ा कचरा बचता है वो लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री के मालिक जो होते हैं वो नदियों में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। आप कभी दिल्ली गए होंगे या कानपुर गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा नदियों में से बदबू आनी शुरू हो गई है। यमुना नदी है दिल्ली में, उसके पास से जब ट्रेन निकलती है तो नाक बंद करनी पड़ती है। इतनी ज्यादा कूड़ा कचरा जो होता है, फैक्ट्रियों के जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं वो अपनी फैक्ट्रियों का जो कचरा होता है वो सब कहाँ फेंक देते हैं? नदियों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से नदियों का पानी खराब होता चला जा रहा है। दूसरा रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं बच्चों? जो हम खेतों में अपनी फसलों के लिए जो कीटनाशक डालते हैं उन्हें हम कहते हैं कीटनाशक डालते हैं, या फिर खेतों में उनकी फर्टिलाइजर को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए हम जो खाद डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उसकी वजह से भी जो विषैले तत्व होते हैं वो बह के कहाँ चले जाते हैं? नदियों में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से भी पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। तो ये चीजें जो है वो पानी के लिए क्या है? हानिकारक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। कीटनाशकों का प्रयोग भी हम करते हैं, कीड़े मकोड़े भगाने के लिए फसलों में से भी करते हैं, और नगरों में भी हम स्प्रे करवाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बह के पानी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की जो गुणवत्ता है वो खराब होती चली जा रही है। तो अब आपको क्या समझ में आया? एक तो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी और दुनिया में भी पानी की कमी है, जल की दुर्लभता है, और दूसरा जो पानी है उसका भी हम अतिशोषण मतलब बच्चों
बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं, इतना करते चले जा रहे हैं कि ये जैसे समझ लो ये पानी है तो यहाँ तक था, तो धीरे धीरे हमने इसका लेवल इतना नीचे गिरा दिया, पानी का लेवल धीरे धीरे करके नीचे गिरता चला जा रहा है। तो पानी की जो भूमिगत जल है उसकी स्थिति खराब होती जा रही है। दूसरी, पानी की गुणवत्ता में कमी आती जा रही है, पानी की जो क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, औद्योगिक अपशिष्टों की वजह से, रासायनिक उर्वरकों की वजह से और कीटनाशकों की वजह से। इन कारणों से जो पानी बचा भी है उसकी क्वालिटी भी खराब होती चली जा रही है। एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से तो भारत की जो नदियां हैं और खास तौर से जो नहरें हैं वो गंदी नालियों में तब्दील हो गई। आपने देखा भी होगा, बहुत सारी नदियां हैं, दिल्ली में देख सकते हो, कानपुर में, अपने आसपास भी आप देख सकते हो। जो नदियां थी किसी जमाने में हम उन्हीं का पानी ऐसे ही डायरेक्ट नदियों का पानी पी लेते थे। क्या आप पी सकते हैं? अब आप क्या करते हैं पीने के लिए? हम उन्हें फिल्टर करते हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये जो जल संसाधन है इसके लिए बहुत ज्यादा हमें संरक्षण करने की जरूरत है। बच्चों, आपको पता चल गया कि जल कितना खराब होता चला जा रहा है। हमारा जल जो हमारा क्या है, जीवन है। आप नारे भी लगाते हैं, आप रैलियां भी लगाते हो कि जल ही जीवन है, पानी बचाओ, सेव वाटर, जल है तो कर रहे हैं। हमें पानी की एक एक बूंद बचानी चाहिए। एक एक बूंद पानी की बहुत कीमती है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर जल नहीं रहेगा तो जीवन भी नहीं रहेगा। तो हम ये पानी कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है? पहला तो हमें जल का संरक्षण करना है। संरक्षण मतलब पानी को बचाना है, जल की रक्षा करनी है। संरक्षण मतलब पानी की रक्षा करनी है बच्चों, बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो हमारा जीवन का जैसे हम अपनी जरूरी चीजों की रक्षा करते हैं ना, अपनी पेन की, कॉपी की, अपने मोबाइल की, है ना, ऐसे ही हमें जल का भी संरक्षण करना है। पानी नहीं रहेगा तो हम भी नहीं बचेंगे। पृथ्वी नीला ग्रह है, पृथ्वी पर ही जीवन है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर जल है। तो ये चैप्टर पढ़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम जल का संरक्षण कैसे करें। तो जल का हमें संरक्षण करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम जल का संरक्षण? भाई, जल का संरक्षण करने के लिए कुछ रास्ते तो अपनाने पड़ेंगे ना, कि हम पानी को कैसे बचाएंगे। अब आप लोग सोचिएगा कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो जल का ठीक प्रकार से इस्तेमाल हो उसके लिए हमें उसका क्या करना चाहिए, उचित प्रबंधन करना चाहिए। जल का उचित प्रबंधन करना भी बहुत जरूरी है। तो जल के प्रबंधन के लिए कई एक तरीके हैं जो प्राचीन काल से हमारे देश में अपनाए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, जल संरक्षण के लिए या जल प्रबंधन के लिए हम क्या करते हैं, बांध बनाते हैं। बांध क्या होते हैं? बांध का मतलब क्या है? क्या समझ रहे हो बांध से? बांध का मतलब बांधना या रोकना या रुकावट, उसी को तो हम बांध कहते हैं। कोई भी चीज हम बांध कहते से बांध दो, है ना। तो बहते जल को रोकने के लिए या उसकी दिशा चेंज करने के लिए, जैसे पानी इधर बहते जा रहा है, हमें उसको चेंज करके इधर लेके जाना है, तो उसकी दिशा बदलने के लिए या उसका बहाव कम करने के लिए जलाशयों पर, झीलों पर अथवा नदियों पर जो बांधा खड़ी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, बांध कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पानी का प्रवाह, उसका वेग जितनी तेजी से बह के आ रहा होता है उसको हमें यहाँ पे डिवाइडर लगा के या कोई बाधा लगा के, आपने देखा भी होगा अगर आप लोग घूमने गए होंगे, नदियों पे बांध बने होते हैं तो नदी का पानी जो बहता आ रहा होता है उसको हम यहाँ पे रोक देते हैं और फिर अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके पानी बाहर निकलता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है बांध। ऐसा नहीं है कि भूमि ये जल का प्रबंधन अभी हमारे देश में शुरू हुआ है। अगर हम अपना इतिहास उठा के देखें, क्योंकि आप तो सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इतिहास भी इसका ही खंड है, तो इतिहास में आपको पता चलेगा प्राचीन काल से ही भारत में पानी के यानी कि जल के प्रबंधन के बहुत अच्छे अच्छे उपाय किए जा रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो ऐसा नहीं है कि अभी हमारे देश में जल प्रबंधन शुरू हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बहुत बड़ा जलाशय बनाया था, एक बांध ही तरीके का बनाया था। 11वीं शताब्दी में भी भारत में सबसे बड़ी झील बनाई गई थी, कृत्रिम झील बनाई गई थी। तो इस समय भी हम बांध बनाते हैं, बांध बना के हम जल का प्रबंधन करते हैं। ये एक मॉडल है जिससे आप समझ सकते हो। ये पानी, नदी का पानी ऊपर से तेजी से बहता हुआ आता है, तो क्या होता है, इस पानी नगरों में बाढ़ भी ले आता है और हम इसका ठीक से प्रयोग कर भी नहीं पाते हैं। अभी क्या करने लगे हैं हम, इस नदी पर यहाँ पे बांध बना के
अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें पानी छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा जलाशय बना के पानी को रोक लिया जाता है। ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस तरीके से पानी का यानी कि जल का प्रबंधन किया जाता है, बांध बनाकर जल का प्रबंधन किया जाता है। तो कह सकते हैं बहते जल को रोकने या दिशा देने या बहाव कम करने के लिए जलाशयों पर, झीलों पर अथवा नदियों पर खड़ी की गई बांध ही बांध कहलाती है। कि भारत में जो प्रमुख बांध हैं उनका आप अध्ययन करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों अब हम क्या पढ़ेंगे, बांध के लाभ के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ये जो बांध हम बना रहे हैं, ऐसी तो बना नहीं रहे नदी पे, भाई कोई भी काम हम करते हैं तो किसी वजह से तो करते हैं। तो हम बांध का क्या क्या लाभ है मैं आपको बताती हूँ। तो एक लाभ तो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले भी इस्तेमाल करते थे, अभी भी करते हैं, वो है सिंचाई के लिए। ज्यादातर खेतों में सिंचाई किसके द्वारा होती है, बारिश के पानी द्वारा होती है। लेकिन बारिश क्योंकि भारत में मानसून द्वारा होती है, तो हम केवल बारिश पे तो डिपेंड रह नहीं सकते। इसलिए जलाशयों में पानी रोक कर, नदियों का पानी रोक कर, बांध बनाकर उस पानी का प्रयोग नहरें निकालकर किसके लिए किया जाता है, सिंचाई के लिए किया जाता है। और दूसरा किस लिए इस्तेमाल होता है, जल विद्युत। मैंने आपको बताया ना, और आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा भी होगा, आपके विज्ञान में है भी ये चैप्टर, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में, जल विद्युत से संबंधित, मोटर से संबंधित। तो कैसे टरबाइन लगा के, यहाँ पे टरबाइन लगा के गिरते हुए पानी में टरबाइन लगाकर जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। 22% हिस्सा जो विद्युत का है भारत में, वो किससे होता है, जल विद्युत का 22% बिजली का हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न किया जाता है। यानी कि सिंचाई के लिए हम बांधों का प्रयोग करते हैं, जल विद्युत के लिए करते हैं। तीसरा, मछली पालन के लिए। जो जलाशय बनाए जाते हैं बांधों पे, वहां पे मछलियों को भी पाला जाता है। तो ये बांध जो है मछली पालन में भी हमारे काम में आते हैं। और भी कोई उपयोग हो सकता है, और भी है। आप लोग घूमने जाते हो तो आप देखते हो कितना सुंदर लगता है डैम देखने में, लगता है ना। तो पर्यटन में भी, पर्यटन के लिए भी इसका बहुत महत्व है, बहुत सुंदर लगते हैं। उसके आसपास में पार्क भी बना दिए जाते हैं, तो लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, डैम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से भी इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों ये जो बांध है हमारे, ये बाढ़ रोकने में भी सहायक है। बाढ़ों का पानी पहले पता है, कुछ नदियां जैसे महानदी है, कोसी नदी है, इन्हें शोक कह के पुकारा जाता था। तो ये बाढ़ जो है, जब पानी रोक लेते हैं, एकदम से पानी का प्रवाह जो है वो रुक जाता है, तो ये बाढ़ रोकने में भी सहायक है। इसके अलावा ये जो बांध होते हैं हमारे, ये पेयजल यानी कि पानी की उपलब्धता, पीने के पानी की भी आपूर्ति कराते हैं। इसके अलावा और इनका उपयोग किसमें होता है, उद्योगों में भी होता है। तो कहाँ, तो पहले हम बांधों का प्रयोग, यानी कि पहले के जमाने में बांधों का प्रयोग केवल सिंचाई के लिए करते थे, लेकिन अब किसमें कर रहे हैं, जल विद्युत के लिए भी कर रहे हैं। 22% मैंने बताया बिजली जो है वो जल विद्युत से ही बनती है। मछली भी पालते हैं, देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप लोग भी घूमने गए होंगे, आपने देखा होगा बांध कितने सुंदर लगते हैं। पर्यटन में को भी ये बढ़ावा देते हैं, बाढ़ भी रोकते हैं, पेयजल भी आपूर्ति करते हैं, और उद्योगों में भी इस जल का प्रयोग होता है। तो क्योंकि ये बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं हमारे, इसलिए हम इन्हें क्योंकि बहु मतलब बहुत सारे उद्देश्य नदी परियोजनाएं कहते हैं। बहुउद्देशीय मतलब क्योंकि इनसे हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, इसलिए हम इन्हें बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं कहते हैं। आपको पता है
सरदार सरोवर जो बांध है वो 4 राज्यों में जल आपूर्ति करता है। कौन कौन से 4 राज्यों में? गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में। इन 4 राज्यों में जल आपूर्ति करता है। और भी बहुत सारे बांध हैं, जैसे भाखड़ा नागर बांध है ना, हीराकुंड बांध है, जिन्होंने पर्यावरण के लिए, बाढ़ रोकने के लिए, पेयजल के लिए बहुत अच्छी आपूर्ति कर रखी है। तो ये इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया, ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं ये बहुत लाभप्रद है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अपने देश की कुछ महत्वपूर्ण जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। और आपको ये भी पता चल गया कि ये बहुत फायदेमंद है। तो बच्चों, लेकिन अब आपको जो चिंतन का विषय है वो ये है, अब आप घर पे बैठ के ये सोचिएगा कि ये जो बांध है या बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं हैं इतनी ज्यादा लाभप्रद है कि क्या इनका कोई नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है? क्या इनकी कुछ बुराइयां भी हो सकती हैं? आप सोचिएगा, मैंने आपको बांध बताया कि कैसे बनते हैं। ये नदी है, बहती हुई आ रही है, इसके पानी को हमने यहाँ पे रोक दिया, आगे फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी प्रवाहित करते हैं। तो इस तरीके से पानी को रोकना, क्या कोई इसका नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है? इस बात पर आज आप चिंतन कीजिएगा। तो बच्चों, आज के अध्याय में हमने सीखा कि जल एक संसाधन है और उसकी पृथ्वी पर और हमारे देश में भी उपलब्धता जो है वो बहुत कम है। और जितनी मात्रा में जल उपलब्ध भी है सतह पर या फिर पृथ्वी के नीचे, उसमें भी धीरे धीरे करके कमी आती जा रही है। क्यों आती जा रही है? हम उसकी खपत बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं, हम उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। कहाँ कहाँ करते जा रहे हैं वो मैंने आपको बताया। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते उद्योग, नगरीकरण, ये सब पानी की अधिक खपत के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा पानी की जो गुणवत्ता है उसमें भी कमी आती जा रही है, ये भी हमने आज सीखा। तो इसलिए हमें ये क्या निष्कर्ष निकल के आया कि अब हमें जो जल है इसका क्या करना है, इन चीजों को कम करना है और जल का प्रबंधन करना है और संरक्षण करना है। इसके तरीके में हमने बांध देखे कि बांध बना के हम किस तरीके से जल का प्रबंधन करते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जल एक संसाधन है और इसकी रक्षा करना, इसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है अपने जीवन को बचाने के लिए। चलिए, आज के अध्याय में इतना ही। अब मैं आपको गृह कार्य दे देती हूँ, नोट कर लीजिए। बच्चों, आप गृह कार्य नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न है, जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? मैंने आपको बताया था ना कि पानी कैसे फिर से बन जाता है, तो वो लिखना है आपको, जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। और दूसरा प्रश्न आपका ये है, जल दुर्लभता क्या है? क्या होती है जल दुर्लभता और इसके प्रमुख कारण क्या है? ये दोनों प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। साथ ही आपको ये भी विचार करना है जो मैंने आपको दिया कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का क्या नकारात्मक पक्ष हो सकता है। और दूसरी बात, जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं भारत की, उनको भी आपको देखना है। तो आज का ये अध्याय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।